नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अमीर खुसरो जी को, अमीर खुसरो को, है ना। अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं और ये खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता भी रहे हैं। इसलिए इनको हम पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास में जो इनका योगदान है वो बहुत ही, हिंदी साहित्य उसके लिए बहुत ऋणी है। तो इसीलिए हम लोग अमीर खुसरो जी को आदिकाल में पढ़ते हैं। आदिकाल में ही जो है अमीर खुसरो ने हिंदी की खड़ी बोली की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अमीर खुसरो को। देखिए, लौकिक और गद्य काव्य के अंतर्गत हम अमीर खुसरो को पढ़ते हैं और ये जो है आदिकाल के प्रमुख कवि है ना। तो इस चीज को भी आप देख लेंगे, पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किस कालखंड के कवि हैं, तो ये आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो का समय जो है 14वीं शताब्दी जो है अमीर खुसरो का समय माना गया है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में देखें हम लोग तो बच्चन सिंह ने इनका समय माना है 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी इसका समय माना है। 1253 ईस्वी इनका जन्म है और 1325 ईस्वी इनका निधन का समय है। ठीक है, तो इस तरीके से यह जिस शताब्दी में रहे हैं, तो इस सीधे पूछा जाए प्रश्न कि अमीर खुसरो किस शताब्दी में आते थे, तो अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी के प्रमुख कवि या लेखक रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हुए हम देखें इनका पूरा नाम। देखिए, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है ना। तो इनको अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है। इनको कई सारी उपाधियां मिली है। इसमें से एक मुख्य उपाधि जो हम यदि देखें तो वो है तोताए हिंद या फिर तूतीय हिंद, है ना। इस तरीके से दो उपाधियां इनकी मिलती है। तो ऐसे तो कई सारी उपाधियां हैं, लेकिन तोताए हिंद जो इनकी उपाधि है ये दी है इनको अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जिनके शासन में भी अमीर खुसरो रहे हैं, इन्होंने तोताए हिंद की उपाधि दी है और तूतीय हिंद की उपाधि दी है इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इनका जन्म हम देखें, इनका जन्म जो है मुख्य रूप से इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, एटा जिले के पाटियाली कस्बे में हुआ है। ठीक है, आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एटा जिला और पाटियाली कस्बे में। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है। प्रमुख रचनाएं यदि हम देखें तो देखिए, देखा जाए तो अमीर खुसरो के 99 ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन इतने सारे ग्रंथ प्राप्त नहीं है। 99 ग्रंथों में से कुछ ही ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रमाणित है और प्राप्त है। ठीक है, ऐसे मुख्य मुख्य ग्रंथ है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रमुख रचनाएं जो मैंने यहाँ लिखी है उसमें एक है खालिक बारी, मोस्ट इंपोर्टेंट, खुसरो की पहेलियां, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, है ना, मुकरिया, दो सुखने, नूप सिपहर और गजलें। ठीक है, इन्होंने गजलें भी लिखी है, मुकरिया, पहेलियां, है ना। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया सभी ने सुनी होगी, अब तक सभी ने पढ़ी भी होगी, है ना। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पहेलियां और मुकरिया जो है। ठीक है, प्रश्न कई सारे पूछे जाते थे, लेकिन उसमें जो जवाब थे वो एक ही शब्द में वो दोनों तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाते थे। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती थी, है ना। तो इस तरीके से हम आगे चले, तो आगे चलते हैं। देखिए, इनके गुरु हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में थे ये, और निजामुद्दीन औलिया को जो अन्य उपाधियां भी मिली हैं वो है महबूब इलाही, सुल्तान उल औलिया और योगी सिद्ध, है ना। ये तीनों उपाधियां जो है ये है इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की, है ना, निजामुद्दीन औलिया की है। इसके बाद 7 सुल्तानों का समय इन्होंने देखा है। अमीर खुसरो जो है इन्होंने 7 शासकों या सुल्तानों का समय देखा है ना। ऐसे तो देखा जाए तो ये छोटे बड़े 11 सुल्तानों के शासन में रहे हैं, है ना। मतलब वहां पर जो है ये कविताएं करते थे, वहां पर पहेलियां, मुकरिया, संगीत और ये सब इनका काम हुआ करता था। तो छोटे बड़े 11 सुल्तान मिलते हैं। और यदि एग्जाम में पूछा जाए, देखिए ऑप्शन 7 और 11 दोनों ही सही माने जाएंगे। वैसे दोनों एक साथ बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। यदि आपको उत्तर में 7 दिखाई दे रहा है तो आप 7 पर जाएंगे, 7 ना मिलते हुए यदि 11 मिलता है तो आप 11 पर जाएंगे। ऐसा बहुत कम परिस्थितियों में होता है कि दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाए, है ना। यदि ऐसा होता भी है तो वो प्रश्न विवादित हो जाएगा। ठीक है,
तो दोनों ही आप लोग दोनों ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इनके जो अंतिम शासक रहे हैं, है ना, इनके अंतिम शासक जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, है ना। गयासुद्दीन तुगलक के शासन में ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इनका अंतिम ग्रंथ भी जो था वो तुगलकनामा ही था, जो इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक पर लिखा था, है ना। तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तबला और सितार वाद्य यंत्र का इन्होंने निर्माण किया था। अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने तबला और सितार वाद्य यंत्र दोनों का निर्माण किया था, और दोनों ही बजाने में ये बहुत ही पारंगत थे, ठीक है। इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए जो है ये अपने आप में एक अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। इन्होंने सबद ए हिंद नवीन काव्य शैली का प्रचलन भी चलाया था, है ना। सबद ए हिंद एक ऐसी नवीन काव्य शैली थी जिसका प्रचलन जो है अमीर खुसरो ने ही चलाया था, ठीक है। और खुसरो ने 99 ग्रंथ लिखे थे जो प्राप्त नहीं है, बता चुकी हूँ मैं आपको। इसके बाद खड़ी बोली के आदि कवि रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसके पहले खड़ी बोली, इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हमें अभ्रंश और डिंगल पिंगल शैली, अवहट्ट और ये सब भाषाएं पढ़ने को मिली थी, है ना। लेकिन अभी यहाँ से अमीर खुसरो से ही खड़ी बोली की शुरुआत मानी जा सकती है ना। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे आधुनिक काल में, जब भारतेंदु काल में चलेंगे, जब द्विवेदी काल में चलेंगे, तो वहां पर जो है भारतेंदु काल में खड़ी बोली के हमको कुछ ऐसे बीज देखने को मिले हैं, और उसके बाद आगे चल के द्विवेदी युग जो है पूरा खड़ी बोली का जो है एक ऐसा कालखंड रहा है, द्विवेदी काल जो ऐसा काल रहा है खड़ी बोली का, जहां खड़ी बोली अपने पूरे चरम सीमा पर आ चुकी थी, जहां पर सारी रचनाएं जो है खड़ी बोली में ही लिखी जा रही थी। जहां पर हम देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली पर बहुत सारे काम किया है। इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ खड़ी बोली को ही आगे लाना था, और खड़ी बोली पर ही साहित्य लिखा जाता था, है ना। लेकिन इसकी शुरुआत यदि हम देखें तो ये आदिकाल से ही शुरुआत हो चुकी थी, और आदिकाल से शुरुआत करने वाले जो थे वो थे अमीर खुसरो, ठीक है। चलते देखिए, प्रथम ऐतिहासिक मसनवी। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि अमीर खुसरो जो है मसनवी शैली के भी बहुत बड़े रचनाकार जो है, मसनवी शैली के भी रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है। तो प्रथम ऐतिहासिक मसनवी शैली किरान उन सादेन, ठीक है। इसके बाद अंतिम जो इन्होंने लिखी है मसनवी शैली, वो लिखी है तुगलकनामा, है ना। तुगलकनामा जो था इनका अंतिम मसनवी शैली में लिखा हुआ एक ग्रंथ था, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इनकी एक और मसनवी शैली की रचना है जो खजाइनल फुतूर, ठीक है। तारीख अलाई मसनवी, ठीक है। खजायन फुतूर तारीख अलाई मसनवी। अब इसमें क्या रहता है, इसमें इसकी क्या विशेषता है, देखिए इसमें जो है शतरंज खेल का जो जन्म है, अमीर खुसरो बताते हैं इस मसनवी के माध्यम से, इस मसनवी में हमें यह देखने को मिलता है कि शतरंज खेल का जो जन्म है वो हमारे भारत में ही हुआ है, ठीक है। यह चीज हमें कहाँ से पता चली है, तो यह अमीर खुसरो की जो मसनवी है, खजाइनल फुतूर तारीख अलाई मसनवी, यहाँ से पता चली है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो ग्रंथ है, किस ग्रंथ में क्या विशेषता पाई गई है, और किस ग्रंथ की क्या विषय वस्तु रही है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अमीर खुसरो को डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि मानते हैं, है ना। अवधि का पहला कवि माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि यहाँ से जो परंपरा एक चली है, शुक्ल जी मानते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का जो ध्यान है, खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर ज्यादा रहा है ना। क्योंकि ये जो है क्योंकि अमीर खुसरो जो है ये जनता की चित्तवृत्तियों को देख करके मनोरंजन की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से और व्यंग को और जनता के समाज के मनोरंजन को उद्देश्य मान करके रचनाएं करते थे। इसलिए जो इनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सखुने, ये जो अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ की जनता का व्यंग और हास्य के द्वारा जनता का मनोरंजन करना था, ठीक है। जबकि यहाँ पर कबीर का उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना नहीं था। इस तरीके से आचार्य शुक्ल जो है इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। नूह सिपहर जो रचना है, यह मुबारक खिलजी पर लिखी हुई रचना है, ठीक है। मुबारक खिलजी पर लिखी हुई रचना है, और यहाँ पर हमें 18 बोलियों के
बोलियां देखने को मिली है। 18 बोलियों के शब्द हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। भारतीय 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं नूह सिपहर में। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नूह सिपहर बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जहां हमें 18 बोलियों के शब्द देखने को मिले हैं। इसके पहले भी हमने एक रचना पढ़ी थी, राउल वेल रोड़ा कवि की जो रचना है उसमें भी हमें 7 बोलियों के शब्द देखने को मिले थे, है ना। तो ऐसे आप कनेक्ट करते हुए चलिए कि यहाँ 18 बोलियों के शब्द मिल रहे हैं। इसके पहले हमने कहाँ पढ़ा था, तो हमने इसके पहले पढ़ा था गद्य साहित्य में। इसके पहले हमने पढ़ा था कि राउलवेल में भी हमें 7 प्रकार की बोलियों के शब्द देखने को मिले हैं, है ना। तो ऐसे आप एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीजें याद होती चलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मिफ्ता उल फुतूह जो है जलालुद्दीन खिलजी के युद्धों का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिला है ना। और खालिक बारी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह एक शब्दकोश है ना। खालिक बारी एक शब्दकोश है। यहाँ पर हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और सभी के समानार्थी ग्रंथ ये लिखा हुआ है ना। समानार्थी ग्रंथ है जिसमें अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू सारे ही शब्दों के शब्दकोश यहाँ देखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उर्दू नज्म के जन्मदाता जो है वो भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उर्दू नज्म के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो उर्दू नज्म के जन्मदाता जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। देखिए, 6 प्रकार की पहेलियां अमीर खुसरो ने बताई है। यह बात किसने लिखी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसको ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो की 6 प्रकार की पहेलियां मानी है। कौन कौन सी 6 प्रकार की पहेलियां हैं, देखिए। सबसे पहले है अंतरलापिका, बहिर्लापिका, मुकरी, 2 सुखने, बराबरिया संबंध वाला और ढकोसला। ठीक है, अंतरलापिका में क्या होता है कि जब भी पहेली पूछते हैं तो उसका जो सवाल का जो जवाब होता है पहेली का, वो उसी के अंदर छुपा होता है। जैसे हम देखें, अंतरलापिका, 20 का सिर काट दिया, न मारा न खून किया, है ना। न मारा न खून किया, तो यहाँ पर जो है हमें इस प्रश्न में ही उत्तर मिल रहा है, नाखून किया, तो नाखून ही इसका उत्तर है। तो ये इसी में मिल रहा है, इसलिए इसको अंतरलापिका पहेली मानेंगे। ठीक है, अगला है बहिर्लापिका। बहिर्लापिका में प्रश्न का उत्तर जो है पहेली का हमें बाहर खोजना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मुकरी। मुकरी आप लोग समझते हैं, नहीं भी समझते हैं तो मैं मुकरी जो है एक प्रश्नवाचक पहेली होती है जिसमें प्रश्न को इस तरीके से पूछा जाता है कि उसका जवाब जो है कुछ और होता है, लेकिन जवाब वास्तव में कुछ और होता है। देखते हैं हम लोग। खा गया, पी गया, दे गया बुत्ता, ए सखी साजन, ना सखी कुत्ता, है ना। तो इसमें 2 चीजों 2 तरीके से हमें जवाब समझ में आ रहे हैं कि हे सखी साजन, तो उन्होंने कहा ना सखी कुत्ता, है ना। इस तरीके से उसका जवाब कुछ और है, लेकिन उसका जो संकेत मिल रहा है वो कहीं और मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मुकरी कही जाती है। 2 सखुने क्या होता है, 2 सखुने में जो है प्रश्न 2 या 2 से अधिक पूछे जाते हैं और उसका उत्तर जो है एक ही होता है। देखिए, जैसे देखिए, बस्ती क्यों उजड़ी और रोटी क्यों सूखी, है ना। जैसे यहाँ 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस्ती क्यों उजड़ी, रोटी क्यों सूखी, तो दोनों का उत्तर है खाई न थी। ठीक है, तो इसे हम लोग सुखने कहते हैं। ठीक है, 2 सुखने। एक दूसरे की समानता बता करके, गुणों की समानता बता करके प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आदमी और गेहूं में क्या समानता है, तो दोनों का प्रश्न एक ही है, बाल, है ना। जब बाल हम बोलते हैं तो आदमी में भी होते हैं और गेहूं में भी होते हैं। इस तरीके से ये मिलती है हमें। इसके बाद है ढकोसला। देखिए, ढकोसला में क्या है, बेमतलब की शब्दावलियों को यहाँ प्रयोग किया जाता है। इसका कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी यहाँ पर बेमतलब की पहेलियां पूछी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्टर राम कुमार वर्मा 6 प्रकार की पहेलियां इनकी बताई है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है। बहुत जो इंपोर्टेंट था वो सब बता दिया मैंने आपको। गुलाम वंश का पतन देखा है, खिलजी वंश का उत्थान देखा है और तुगलक वंश का भी आरंभ देखा है ना। तो अमीर खुसरो जो है छोटे बड़े 11 शासकों से 11 सुल्तानों का शासन देखा है ना। जिसमें खिलजी है, तुगलक है और गुलाम वंश जो मुख्य बिंदु है वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विद्यापति को। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई और प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। नमस्कार।